हेलो दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को साईं बाबा से जुड़े हुए एक ऐसे चमत्कार की कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कार है जिस चमत्कार ने अपने एक भक्त के ऊपर एक आंच भी नहीं आने दी। दोस्तों, साईं बाबा के चमत्कार ना जाने आए दिन कितने होते रहते हैं दोस्तों। कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं तो कुछ लोग साईं बाबा को अपने दिल में बसा लेते हैं। माना जाता है कि साईं बाबा अपने भक्तों के सारे दुख खुद के ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों के ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। आज इसी तरह की एक और कमाल के चमत्कार की कहानी हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं, जिस कहानी को सुनकर आप लोगों को साईं बाबा के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अगर आप लोगों को साईं बाबा के चमत्कार की कहानी के बारे में जानना है तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आ जाइए, वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ये कहानी है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, यानी कि सन 2000 के आसपास की। मुंबई में एक सुधा नाम की औरत रहती थी जो प्रेग्नेंट थी। सुधा के पति दीपक का दौरा हमेशा फॉरेन में लगता रहता था। वो अपने मुंबई से ज्यादा फॉरेन में ही रहता था। दोस्तों, एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि प्रेगनेंसी के तकरीबन 5 या 6 महीने हुए ही थे कि सुधा अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। डॉक्टर सुधा के पास पहुंचा और सुधा को यह मशवरा देते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी भूखे पेट नहीं रहना है, तुम्हें बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना है, तुम्हें हेल्दी खाना खाते रहना है। अगर तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगी तो इसी तरह से बेहोश होती रहोगी और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है कि इससे तुम अपने बच्चे को भी खो सकती हो और तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सुधा ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दीपक उसका साथ नहीं दे पा रहा था क्योंकि उनका बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपांड हो रहा था इंडिया से बाहर। तो सुधा के जो फैमिली वाले थे, यानी कि सुधा के ससुराल वाले, मतलब सुधा के ससुर एक पेशे से डॉक्टर थे, तो सुधा के ससुर ने यह सोचा कि क्यों ना मैं सुधा को अपने शहर जबलपुर में ही बुला लूं और उसकी देखरेख करूं। दरअसल जबलपुर में सुधा के ससुर, सुधा की सास और सुधा की जो ननद थी वो रहती थी। सुधा उनकी बात मान लेती है और पहुंच जाती है 2 दिन बाद जबलपुर। दरअसल सुधा साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने बचपन से ये प्रण लेके रखा था कि जब तक वो साईं बाबा का भभूत नहीं खाएगी तब तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकती। और उसका ये प्रण, उसका ये नियम ना जाने कितने सालों से चला आ रहा था और सुधा बिल्कुल ऐसा ही करती थी। सुधा अपने ससुर के बुलाने पे जबलपुर पहुंच तो जाती है, लेकिन पैकिंग के चक्कर में जल्दी जल्दी में वो साईं बाबा का भभूत लेकर नहीं जा पाती है। साईं बाबा का भभूत मुंबई में ही छूट जाता है। सुधा तकरीबन सुबह 8 बजे जबलपुर पहुंच जाती है। वो काफी कमजोर दिखाई देती है क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा लंबी थी। जब वो घर पहुंचती है तो क्या पाती है, उसके सास और ससुर किसी सत्संग में जा रहे होते हैं। सुधा की सास उसे सत्संग में आने के लिए कहती है, लेकिन उसके ससुर ये कहकर मना कर देते हैं क्योंकि सुधा की ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसलिए उसे घर पर आराम करना चाहिए। सत्संग में तो फिर कभी जाया जा सकता था, लेकिन कमजोरी जो हुई थी उसे सिर्फ आराम से ही ठीक किया जा सकता था। सुधा के सास ससुर सत्संग के लिए निकल जाते हैं। सुधा को अब थोड़े थोड़े चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं बस बेहोश ही होने वाली हूँ कि सुधा के ऊपर उसकी ननद की नजर पड़ जाती है। ननद भागते हुए जाती है और उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। कहती है कि भाभी, शायद आपने खाना अच्छे से नहीं खाया इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। सुधा की ये आदत थी बचपन से कि खाना खाने से पहले वो साईं बाबा की भभूत जरूर खाती थी। तो खाना खाने से पहले वो अपना बैग खोजने लगती है कि उसने साईं बाबा की भभूत कहां पर रख दी है। पूरा बैग छान मारती है, लेकिन उसे फिर भी साईं बाबा की भभूत नहीं मिलती है। अभी सुधा की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। ऐसा लग रहा था बस अगले ही पल सुधा बेहोश होने वाली है, लेकिन सुधा को तुरंत ही याद आ जाता है कि उसने साईं बाबा की भभूत तो मुंबई में ही छोड़ दी थी। अब सब कुछ टेंशन वाला माहौल बन जाता है क्योंकि सुधा के बचपन से प्रण था कि वो बिना साईं बाबा की भभूत खाए खाना नहीं खाएगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और आज तो सुधा फेंट होने वाली थी, बेहोश होने वाली थी। दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी ये कहा था, अगर आप बेहोश हुई फिर से भूख के कारण या फिर आपको कमजोरी फिर से हुई तो सीधे सीधे आपकी बच्चे की जान पर खतरा पड़ सकता है। और शायद ये सिचुएशन वही आ गई थी। सुधा की ननद ने बार बार सुधा को ये रिक्वेस्ट की कि एक दिन के लिए प्रण छोड़ सकती हो, साईं बाबा नाराज नहीं होंगे इसी सिचुएशन में, लेकिन सुधा फिर भी अपनी बात पर डटी रहती है। सुधा ये ठान लेती है कि जब तक वो साईं बाबा की भभूत नहीं खा लेगी वो खाने का एक दाना भी नहीं खाएगी। वो कहती है कि मेरे पास फोन लेकर आओ, मैं मुंबई में अपने केयर टेकर को फोन करती हूँ, अपने घर की जो हाउसकीपर होते हैं उनको फोन करती हूँ और वहां से जो भभूत है वो कुरियर करवा लेती हूँ यहाँ पर। सुधा की ननद यही करती है। सुधा के पास फोन लेकर आती है। सुधा फोन लगाती है अपने उस मुंबई के हाउसकीपर को और बताती है कि उसने कहाँ भभूत रखी थी
और किस्मत से हाउसकीपर को वहां पर भभूत मिल भी जाती है। सुधा फोन में बात करते करते उससे ये कहती है कि जल्द से जल्द अभी के अभी जाकर ये कुरियर कर दो और ये जैसे ही मेरे पास पहुंचेगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। सुधा का जो हाउसकीपर है वो भी यही सोच लेता है। बस वो अपने घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक से उसके रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है दोस्तों, उसकी बाइक खराब हो जाती है और वो चाहकर भी टाइम पर अपने कुरियर वाले ऑफिस पर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे सुधा की और भी ज्यादा तबीयत खराब होती दिखाई दे रही थी और उसकी ननद भी ये सोच सोच कर परेशान थी कि कब उसके हाउसकीपर का फोन आएगा, वो कब कुरियर का कंफर्मेशन देगा। लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ और ही सिचुएशन बन चुकी थी। यहाँ मुंबई में हाउसकीपर की बाइक खराब हो चुकी थी और वो मुंबई के ऐसे घने ट्रैफिक में फंस गया था जिससे 1 घंटे तक बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। बस अब कुछ ही पल बाकी रह गए थे। मुंबई का ये जो कुरियर ऑफिस था वो बंद होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया था। उम्मीद की सारी किरणें खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही सुधा के वो जो जबलपुर वाला जो घर था उसके मेन डोर पर बेल बजती। सुधा की जो ननद थी वो हैरान होकर बाहर निकलती, पाती है कि बाहर एक मुस्लिम आदमी खड़ा है जिसकी तकरीबन इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी है और उसने सफेद टोपी लगाया हुआ है, पठानी कपड़े पहने हुआ है। वो सुधा के जो ससुर थे उनके बारे में पूछता है सुधा की ननद से कि आपके पिताजी कहां पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुधा की ननद यानी कि प्रीति उनसे ये कहती है कि सॉरी मैं आपको पहचानी नहीं, आप कौन? तो वो ये बताता है कि मैं आपके पिताजी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना, बहुत ही गहरा मित्र हूँ। प्रीति उसे हैरानी से देख रही होती है। वो ये सोचती है कि यार ये आदमी कौन हो सकता है, मैं तो अपने डैड के सारे फ्रेंड्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ लेकिन इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। आदमी तुरंत ये कहता है कि प्रीति बेटा आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं आपके भाई को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, दीपक को, जो कि हमेशा फॉरेन में रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। तब प्रीति को ये यकीन हो जाता है कि मेरे भाई जो हमेशा फॉरेन में रहते हैं अगर उनके बारे में कोई जानता है तो बेशक मेरे पापा का बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। तभी वो फ्रेंड मतलब कि तभी वो आदमी प्रीति को ये बताता है कि मैं आपके डैड के लिए, मैं आपके पिताजी के लिए ये शिरडी से लाया हुआ प्रसाद लेकर आया हूँ जो मैं आप लोगों के आपके घर में देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये प्रसाद खाने के बाद आपके घर में जो भी विपत्तियां चल रही है वो सारी टल जाएगी। तो प्रीति उससे प्रसाद लेती है और उसे अपने घर पर बैठने के लिए कहती है। लेकिन जो आदमी था वो ये कहता है कि मुझे जाने में बहुत देर हो रही है, मुझे आगे और भी घरों में जाना है। प्रीति उनके जाने से पहले उनसे बार बार सवाल करती है कि आपका नाम क्या है, ताकि मैं अपने पापा को आपका नाम बता सकूं। लेकिन वो आदमी अपना नाम नहीं बता रहा होता है। लेकिन अगले ही पल बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपना नाम कलीम खान बता देता है और वहां से निकल जाता है। जब प्रीति उस आदमी के दिए हुए प्रसाद को साईं बाबा के पास रखने जा रही होती है तो उसे ये दिखाई देता है कि उस प्रसाद में साईं बाबा की भभूत की एक पुड़िया भी रखी हुई है। वो पुड़िया को खोलकर देखती है तो ये पाती है कि वो सचमुच में साईं बाबा की भभूत है। उसे तुरंत क्लिक होता है कि वो आदमी ने ये कहा था कि मैं शिरडी से प्रसाद लेकर आया हूँ। प्रीति के मन में थोड़ी सी हैरानी होती है। वो सुधा को जाकर सारी बात बताती है। सुधा ये सोचती है कि कोई कोइंसिडेंस होगा और वो भभूत खा लेती है, बस खाना भी खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद सुधा के सास ससुर अपने घर वापस लौटते हैं तो सुधा की जो ननद थे प्रीति और सुधा उन्हें ये सारी कहानी बताती है, सारी बात बताती है कि दिन भर आज क्या हुआ। तभी ये भी बताती है कि उनके घर पे एक कलीम खान नाम का आदमी आया था जिसने साईं बाबा के शिरडी से लाया हुआ ये प्रसाद आपको देने के लिए कहा था। कलीम खान का नाम सुनकर सुधा के ससुर थोड़े हैरान होते हैं। सुधा की सास भी ये कलीम खान नाम को पहली बार सुन रही थी। वो बहुत याद करने की कोशिश करते हैं फिर भी उन्हें ये याद नहीं आता है कि उनका कोई कलीम खान नाम का पुराना दोस्त है। लेकिन आखिर वो कौन दोस्त था जो अपने आप को सुधा के ससुर का बहुत ही गहरा और बहुत ही पुराना मित्र बता रहा था। लाख बार याद करने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता है कि कलीम खान आखिर कौन था। बहुत परेशान होकर सोच सोचकर वो अपने बेटे दीपक को भी फोन लगाते और दीपक से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा कोई कलीम खान नाम का फ्रेंड याद है। तो दीपक भी ये कहता है नहीं डैड, मुझे तो ऐसा कोई भी नाम का आदमी याद नहीं है। तो फिर आखिर ये आदमी कौन था। रात में सुधा सो जाती है। सुधा के सपने में साईं बाबा खुद आते हैं उसी कलीम खान के रूप में और साईं बाबा सुधा से ये बताते हैं बेटा मैंने ही तेरे घर पर लाकर तुझे ये भभूत दी। अपने शरीर का ध्यान रख, अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रख, ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तेरे साथ हमेशा हूं, तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। साईं बाबा का ये कमाल का चमत्कार हुआ। उसके बाद से सुधा के फैमिली में जितने भी लोग थे उनकी जो आशा थी साईं बाबा के ऊपर अटूट हो गई। दोस्तों साईं बाबा के ऐसे चमत्कार ना जाने कितने ही होते रहते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देते। साईं बाबा के ऊपर अपनी श्रद्धा भक्ति हमेशा बनाए रहो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे।
मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि साईं बाबा के चमत्कार इस दुनिया में सचमुच में होते हैं। सचमुच साईं बाबा हमें बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, बस उनके ऊपर होना चाहिए एक अटूट विश्वास। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोगों का नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आपका बहुत अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है। मन में कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी बात आती है ना, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, बस वहां पे आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में पहुंच जाएंगे। वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं दोस्तों। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम जब भी अगली बार से आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।